नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 19वें दिन भी जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने आज भूख हड़ताल की। इस तरफ सरकार किसानों को मनाने के हर हथकंडे अपना रही है, वहीं दूसरी तरफ किसान किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसानों ने माफीनामा जारी कर लोगों को हो रही परेशानियों के लिए माफी मांगी है। किसानों ने लोगों को ये भरोसा दिया है कि अगर किसी मरीज या जरूरतमंद को कोई परेशानी होगी तो तुरंत हमसे संपर्क करें। बाकी हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार प्रचार कर रही है कि एमएसपी जारी रहेगी, दूसरी तरफ गृह मंत्री ने 8 दिसंबर को बैठक में कहा था कि सरकार सभी 23 फसलों को एमएसपी पर नहीं खरीद सकती। किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक हुई है। बैठक में कृषि मंत्री तोमर, पीयूष गोयल, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा शामिल हुए। बैठक में कृषि कानूनों और किसान आंदोलन पर गहन मंथन किया गया। केंद्र सरकार के कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किसानों से सरकार के साथ बातचीत की अपील की है। उन्होंने केंद्र की मंशा स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर किसान बिल में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो इसकी संभावना अधिक है, लेकिन ये पूर्णतः नहीं हटाया जा सकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कृषि क्षेत्र के खिलाफ सरकार कोई कदम उठाने वाली नहीं है। सरकार ने कृषि में सुधार और किसानों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाए हैं। फिर भी किसानों को दिक्कत हो रही है, इस पर उनसे बात की जा सकती है। ठंड समेत कई परेशानियां झेल रहे किसानों के लिए सिंगू बॉर्डर पर 50 डॉक्टर और 15 एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। स्वास्थ्य संबंधी खतरे को देखते हुए हरियाणा सरकार ने ये स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई हैं। किसानों को दिक्कत होने पर हर तरह की दवाई उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया है कि बातचीत की अगली तारीख तय करने के लिए सरकार किसानों के संपर्क में है। तोमर ने भरोसा देते हुए कहा कि बैठक निश्चित रूप से होगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का फायदा उठाने में कई अराजक तत्व लगे हैं। इनको चिन्हित किया जा रहा है, साथ ही इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया अपने मंत्रियों, विधायकों और आप कार्यकर्ताओं के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, जबकि सीएम केजरीवाल अपने सरकारी आवास में उपवास पर बैठे हैं। आपका ये अनशन आईटीओ कार्यालय में हो रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली सीएम केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाया। जावड़ेकर ने कहा कि केजरीवाल उपवास का पाखंड कर रहे हैं। एक तरफ कृषि कानूनों पर अधिसूचना जारी कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ उपवास का ढोंग कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर पलटवार किया है। केजरीवाल ने कहा कि किसानों का सेवादार बनकर उनकी सेवा कर रहा हूं। आपने तो अपने बेटे के ईडी के केस को माफ करवाने के लिए केंद्र से सेटिंग कर ली है। किसानों की भूख हड़ताल के बीच हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच किसानों के मुद्दे पर चर्चा हुई। बता दें कि हरियाणा के किसान चौटाला पर इस्तीफा देने का दबाव बना रहे हैं। सीताराम येचुरी ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री को किसानों की पहचान नहीं है। किसान अपने ट्रैक्टर से प्रदर्शन में आ रहे हैं। किसान ट्रैक्टर से ही खेती करते हैं। फिलहाल वो उसी ट्रैक्टर से दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन करने के दौरान पुलिस ने आप के 4 विधायकों को हिरासत में लिया है। ये चारों विधायक बीजेपी पर नगर निगमों में करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगा रहे थे, साथ ही सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे थे। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां किसान आंदोलन को हवा दे रही हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि किसान और सरकार की वार्ता जल्द असर दिखाएगी और आंदोलन समाप्त होगा। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आप विधायक आतिशी से मिलने से इनकार कर दिया है। आतिशी अपने विधायकों के हिरासत में लिए जाने को लेकर ज्ञापन देने गई थी। उनके विधायक नगर निगम के घोटाले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। सीएम केजरीवाल के सरकारी आवास के बाहर दिल्ली के तीनों मेयरों का प्रदर्शन जारी है। तीनों मेयरों ने आज से धरना स्थल से अपना दफ्तर शुरू कर दिया है। दिल्ली के तीनों मेयर अब यहीं से काम कर रहे हैं। बता दें कि मेयर सीएम से 1300 करोड़ का बकाया जारी करने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में चीन को पीछे छोड़ने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने PLI योजना के जरिए वैश्विक कंपनियों को आकर्षित किया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का विनिर्माण केंद्र बनाना चाहता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिक्की की 93वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि LAC पर अकारण आक्रामकता इस बात की याद दिलाती है कि दुनिया कैसे बदल रही है। उन्होंने कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को LAC पर सेना के शौर्य पर गर्व होगा। भारत और चीन के बीच LAC पर तनाव बरकरार है। CDS जनरल बिपिन रावत ने कहा कि चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में कुछ डेवलपमेंट चल रहा है। हम इन सभी डेवलपमेंट पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। रावत ने कहा कि हम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं।
ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राव 4 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आ रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि राव अपने समकक्ष जयशंकर के साथ आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अपने दौरे पर वो प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक के साथ भी बैठक करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट से पहले उद्योग संगठनों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की। बैठक में उद्योग चैम्बर CII से जुड़े प्रमुख उद्योगपति शामिल रहे, जिसमें मांग की गई है कि सरकारी कंपनियों का विनिवेश और मौद्रीकरण आक्रामक तरीके से किया जाए। राम मंदिर को लेकर बनाई गई टॉप इंजीनियरों की समिति मंदिर निर्माण को लेकर 15 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस समिति का उद्देश्य विभिन्न भू तकनीकी सुझावों को ध्यान में रखते हुए उच्चतम गुणवत्ता और दीर्घायु के साथ मंदिर का निर्माण करना है। एनडीए और बिहार सरकार के सहयोगी जीतन राम मांझी ने बड़ा ऐलान किया है। मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसके लिए पार्टी की बंगाल यूनिट को लेकर बैठक हुई है। इसमें बंगाल के उम्मीदवार उतारने पर फैसला किया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राजनीति छोड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं आराम करना चाहता हूं, मैंने काफी कुछ हासिल कर लिया है। उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वे पद छोड़ने की बात कर रहे हैं या राजनीति, इस पर चर्चा गर्म है। टाटा समूह ने एयर इंडिया खरीदने के लिए EOI जमा किया है। अगर टाटा समूह इसे खरीदने में सफल रहा तो 67 साल बाद फिर से एयर इंडिया उसकी हो जाएगी। बता दें कि JRD टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइन शुरू की थी। बाद में इसका नाम एयर इंडिया किया गया था। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा बढ़ाकर Z श्रेणी कर दी गई है। साथ ही उनका काफिला बुलेट प्रूफ गाड़ियों से लैस होगा। बता दें कि नड्डा के काफिले पर हमले के दौरान विजयवर्गीय घायल हो गए थे और उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। गोवा जिला पंचायत चुनाव के 48 सीटों पर मतदान जारी है। अब तक बीजेपी ने 12 सीटें जीत ली हैं, जबकि कांग्रेस ने 2 सीटें जीती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का अभी तक खाता नहीं खुला है। इसके अलावा 5 सीटें निर्दलीय उम्मीदवार जीतने में सफल रहे हैं। हिमाचल के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की कार राष्ट्रीय राजमार्ग 65 पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हालांकि इस हादसे में बाल बच गए। पुलिस ने बताया कि राज्यपाल हैदराबाद से नलगोंडा जिले के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे। अमेरिका की एक अदालत ने 2008 में मुंबई हमले के मुख्य आरोपी तहब्बुर राणा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि राणा के देश छोड़कर भागने का खतरा कम नहीं हुआ है। आपको बता दें कि भारत सरकार राणा को भगोड़ा करार दे चुकी है। यूपी के बेसिक शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले अब शिक्षा सत्र के बीच में हो सकते हैं। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को तबादला प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा सत्र के बीच तबादलों पर लगी रोक हटा दी। RBI ने 50,000 से ज्यादा के चेक पेमेंट के नियम बदल दिए हैं। यह 1 जनवरी 2021 से लागू होंगे। नए नियमों के तहत चेक देने की सूचना बैंक को देनी होगी। इसमें चेक प्राप्तकर्ता का नाम, खाता नंबर, रकम समेत अन्य जानकारी बैंक को देनी होगी, तभी चेक क्लियर होगा। आश्रम वेब सीरीज के खिलाफ दायर मामले में राजस्थान के जोधपुर की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने वेब सीरीज के अभिनेता बॉबी देओल और निर्माता प्रकाश झा के नोटिस जारी किया। साथ ही दोनों को 11 जनवरी को अदालत ने पेश होने का आदेश दिया है। यूपी में कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए मतदान केंद्र की तरह ही टीकाकरण बूथ अपनाए जाएंगे। इन बूथों पर टीका लगाने वाले 2 विशेषज्ञ, 2 सहायक और स्वयंसेवी तैनात किए जाएंगे। एक बूथ पर अधिकतम 100 लोगों के टीकाकरण की योजना है। महाराष्ट्र के सीएम ठाकरे समेत अन्य कई मंत्रियों और नेताओं को पानी का बिल न भरने के चलते BMC ने डिफाल्टर घोषित कर दिया है। बता दें कि BMC की तरफ से पानी के बिल के बकायेदारों की एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें तमाम मंत्रियों और नेताओं के नाम शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में दहशतगर्दों ने PDP के नेता हाजी परवेज अहमद के घर पर हमला किया है। इस हमले में उनका PSO घायल हो गया है, जिसने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस बीच हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने कोरोना को लेकर दुनिया को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 4 से 6 महीनों में कोरोना का प्रकोप बेहद अधिक हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर हम नियमों का पालन करेंगे तो जान गंवाने के आंकड़े कम हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मवेशी तस्करी घोटाले की CBI ने जांच तेज कर दी है। CBI ने बंगाल के 4 अधिकारियों को समन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि मवेशी तस्कर मामले में उनके बयान दर्ज होने हैं, इसलिए उनको CBI दफ्तर में इसी हफ्ते पेश होना है। तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव को लेकर अब नेता कमल हासन और ओवैसी हाथ मिलाने जा रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि कमल हासन और ओवैसी की पार्टियों के बीच गठबंधन की चर्चा चल रही है। दोनों नेता विधानसभा की 25 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकते हैं। TMC के विधायक ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पंडेश्वर से विधायक जितेंद्र तिवारी ने कहा कि बंगाल के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम को विकास कार्य के लिए कई पत्र लिख चुके हैं, लेकिन मंत्री ने उसका संज्ञान नहीं लिया है। सासाराम में निजी विद्यालय संचालकों की संस्था प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक हुई। प्रदेश महामंत्री डॉक्टर SP वर्मा ने कहा कि स्कूलों के बंद रहने से शिक्षकों और कर्मचारियों की स्थिति दयनीय हो चुकी है। ऐसे में जनवरी से स्कूल खुलने चाहिए।
सासाराम नगर परिषद ने 50 बेड का अस्थायी आश्रम स्थल बनाया है, जिसका आज उद्घाटन किया गया। ठंड को देखते हुए नगर परिषद ने यह व्यवस्था की है। इसमें असहाय अपना परिचय पत्र दिखाकर निःशुल्क रह सकते हैं। नगर परिषद उनके खाने पीने की भी व्यवस्था करेगी। न्यूजीलैंड ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट में वेस्टइंडीज को 1 पारी और 12 रन से हराकर सीरीज 2-0 से जीत ली है। 329 रन से पिछड़ने के बाद वेस्टइंडीज को पारी की हार टालने के लिए 85 रन की जरूरत थी, लेकिन वेस्टइंडीज टीम 317 रन बनाकर आउट हो गई। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 460 रन का स्कोर बनाया था, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की पूरी टीम 131 रन पर ढेर हो गई थी। न्यूजीलैंड की तरफ से साउथी ने पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 2 विकेट चटकाए। हेनरी निकोलस को मैन ऑफ द मैच चुना गया। आईसीसी ने 2022 में होने वाले अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के क्वालिफिकेशन कार्यक्रम की आज घोषणा कर दी है। वेस्टइंडीज में होने वाले इस टूर्नामेंट का आयोजन 5 अलग-अलग स्थानों में किया जाएगा, जहां 33 टीमें आपस में भिड़ेंगी। रोहित शर्मा फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद आज ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। बीसीसीआई ने बताया कि रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम से जुड़ने के लिए फिट हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज के आखिरी 2 मैचों में उनके खेलने पर फैसला आकलन के बाद लिया जाएगा। पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने कहा कि अगर अजिंक्य रहाणे को भारत की कप्तानी दी जाती है तो उन पर कोई दबाव नहीं होगा। बता दें कि कोहली पहले टेस्ट के बाद पितृत्व केयर लीव पर स्वदेश लौट आएंगे। बाकी 3 टेस्ट में रहाणे को कप्तानी दिए जाने की संभावना है। कोरोना महामारी के बाद भारत में जल्द ही क्रिकेट की वापसी होने वाली है, जिसकी शुरुआत सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट से होगी। बीसीसीआई ने बताया है कि मैच 10 से 31 जनवरी के बीच खेले जाएंगे। इसके लिए जैव सुरक्षित वातावरण तैयार किया जाएगा। भारत की शीर्ष टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने दुबई में ITF युगल खिताब जीत लिया है। अंकिता ने इसे अपनी जोड़ीदार विदेशी टेनिस खिलाड़ी कैटरीन के साथ मिलकर अपने नाम किया है। इस जोड़ी ने दुबई की अल हटबूर ट्रॉफी 2020 पर कब्जा कर लिया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।